हमारे संविधान की जो कहानी है ना, वो सिर्फ आज़ादी के दिन से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, खास तौर पर ब्रिटिश दौर के दो बहुत बड़े कानूनों में, 1919 और 1935 के एक्ट्स। तो चलिए आज इसी सफ़र को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के गणतंत्र की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो सवाल यही उठता है कि हमारे संविधान की पहली ईंट, वो ढांचा, आखिर कब तैयार होना शुरू हुआ। इसका जवाब हमें 100 साल से भी पीछे ले जाता है, जब भारत में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की पहली ठोस कोशिश हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसका पहला बड़ा मोड़ वो आता है साल 1919 में। ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसका असल मकसद था भारतीयों को पहली बार सीधे तौर पर शासन में शामिल करना और सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ना। अब इस एक्ट में एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और थोड़ी सी पेचीदा चीज थी। एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट, जिसे कहा गया डायार्की, यानी कि द्वैध शासन। तो ये डायार्की या द्वैध शासन आखिर था क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की दोहरी सरकार थी। मतलब एक ही जगह पर दो तरह का कंट्रोल। इसके तहत प्रांतों के कामकाज के सारे विषयों को दो लिस्ट में बांट दिया गया था। और ये जो बंटवारा था वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे आरक्षित विषय, मतलब पुलिस, न्याय, जमीन का टैक्स, सारे बड़े और जरूरी मामले। इन पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नर का। और दूसरी तरफ थे हस्तांतरित विषय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी। ये दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को। कहने का मतलब ये कि सत्ता में हिस्सेदारी तो मिली, पर असली पावर की चाबी तो अंग्रेजों ने अपनी जेब में ही रखी थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस एक्ट से और भी बदलाव आए। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल थीं, उनका साइज बढ़ाया गया। मतलब सरकार में अब और ज्यादा भारतीय लोग शामिल हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार था जब भारतीय सदस्यों को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का, बहस करने का हक मिला। ये छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और हाँ, ये कानून लागू हुआ था 1921 में। तो जाहिर है ये एक बहुत ज़रूरी कदम तो था, पर इसे पूरी आज़ादी तो नहीं कह सकते थे। भारतीयों ने इसकी कमियों को तुरंत पहचान लिया, इसकी आलोचना भी हुई। और इसी के जवाब में 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ कहा गया कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। और यहीं से अगले बड़े कानून की ज़मीन तैयार होने लगी। और अब कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। ये जो स्लाइड है ना, ये एक लाइन में सब कुछ बता देती है। 1919 का दोहरा नियंत्रण, मतलब डायार्की, और 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब अब प्रांतों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिलने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक तरह से आज़ाद भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट था, एक पूरा का पूरा ढांचा। जरा सोचिए, इस कानून का साइज कितना बड़ा होगा। बस ये एक नंबर देखिए, 321 सेक्शंस। उस वक्त तक ब्रिटिश सरकार का बनाया ये सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानूनी दस्तावेज था। तो इसमें था क्या क्या? पहली बात, इसने एक फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव रखा। दूसरी, प्रांतों में जो डायार्की वाली कंफ्यूजिंग व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। सेंटर में एक बायकैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो सदनों वाली संसद की शुरुआत की। और हाँ, वोट देने का अधिकार भी पहले से ज्यादा लोगों को मिला, हालांकि अब भी ये सबको नहीं मिला था। और मजे की बात ये है कि इस एक्ट की विरासत आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। इसी के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट बना, जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। और हमारे देश की आर्थिक धड़कन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई, उसकी नींव भी इसी 1935 के एक्ट में रखी गई थी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो 1935 का एक्ट है, ये हमारे आज के संविधान के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, और यह बहुत ज़रूरी बात है, कि 1935 के एक्ट ने हमारे संविधान के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम किया। मतलब एक पूरा का पूरा खाका, एक नक्शा तैयार करके दे दिया। तो जब हमारे संविधान निर्माता संविधान लिखने बैठे, तो उनके पास शुरू करने के लिए एक सॉलिड बेस पहले से ही मौजूद था। तो ये सफ़र देखिए कितना सीधा है। स्टेप 1 1935 का एक्ट, स्टेप 2
इस एक्ट से फेडरल स्ट्रक्चर, हमारी न्यायपालिका का ढांचा, यहाँ तक कि इमरजेंसी पावर्स जैसे कई जरूरी हिस्से उठाए गए। और स्टेप 3, भारत का संविधान। तो ये एक्ट एक ब्रिज की तरह था जिसने हमें ब्रिटिश राज से उठाकर एक आज़ाद गणराज्य के संविधान तक पहुंचाया। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि इन पुराने कानूनों में जिन्हें बनाया तो किसी और ने था, हमारे आज के भारत की, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की कितनी गहरी छाप देखने को मिलती है। इतिहास और वर्तमान का ये कनेक्शन सच में गौर करने लायक है।